गुदूद नाकला, गुदूद के ऊपर हमारी बात चल रही थी। गुदूद जाज़बा पे इससे पहले एक ट्यूटोरियल क्लास के अंदर हमने गुदूद जाज़बा के कुछ बारे में बात की थी और उसका सिलसिला भी अभी जारी है तमाम गुदूद का जायज़ा लेने का। आज हम गुदूद नाकला को भी मज़ीद अच्छी तरीके से समझते हैं और फिर इसमें कौन कौन से गुदूद नाकला हैं उस पर हम बात करेंगे। जब तक हम गुदूद का निज़ाम और गुदूद में दोनों जो गुदूद जाज़बा यानी एंडोक्राइन और गुदूद नाकला जो कि एक्सोक्राइन्स ग्लैंड कहलाते हैं, अगर इनके फ़र्क को, इनके काम के तरीके को नहीं समझेंगे तो हमारे तशख़ीस और इलाज के अंदर आसानी ना होगी। जैसा कि हमने गुदूद जाज़बा में भी बताया कि गुदूद जाज़बा कौन से गुदूद होंगे, वो गुदूद उसको हम गुदूद जाज़बा कहेंगे जो अपना सेक्रेशन यानी अपना जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं वो इफ़राज़ कहाँ करेंगे, यानी सेक्रेट कहाँ करेंगे, वो ब्लड के अंदर करेंगे। यानी उनका जो मुंह है वो ब्लड की जो लाइनिंग है, ब्लड लाइनिंग, उसके अंदर खुलता है और वो अपना प्रोडक्ट को ब्लड के अंदर शामिल कर देते हैं। जबकि गुदूद नाकला क्या करते हैं, वो एक नाली के ज़रिए से अपनी जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं वो सेक्रेट होने के बाद वो एक सैक में, एक थैली के अंदर, एक थैली नुमा, कैसा नुमा अभी हम थोड़ी देर में आगे भी देखेंगे कि उसके अंदर वो जारी करते हैं, जो कि आगे जा कर के पूरी एक डक बनती है और डक बन करके और फिर उसमें जब ज़रूरत होती है तो उस ज़रूरत के मुताबिक उस अमल के रद्द अमल में वो अपना प्रोडक्ट अपने टारगेट ऑर्गन पे या किसी सरफेस पे हमारे जिस्म के अंदर या बाहर की तरफ वो ख़ारिज करते हैं। बेसिकली गुदूद नाकला अपना जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसे हम क्या कहते हैं, एक मजमूई तौर पे एंजाइम यानी खामरे कहते हैं। ये एंजाइम थूक की शक्ल में भी हो सकते हैं, ये दीगर HCl वगैरह की शक्ल में या कोई और प्रोडक्ट की शक्ल में भी तश्कील पा सकते हैं जो हमारे निज़ाम हज़म के अंदर काम कर रहे होते हैं। आंसू की शक्ल में भी हो सकते हैं, दूध की शक्ल में भी हो सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ इस अंदाज़ में काम करते हैं। जबकि हार्मोन जो गुदूद जाज़बा से जारी होते हैं वो गुदूद जाज़बा से जारी होते हैं और वो ब्लड के अंदर शामिल होते हैं और बेसिकली ब्लड के अंदर वो मज़ीद अंदर शामिल होने के बाद अपने टारगेट जो अगले गुदूद हों उनको एक्टिवेट करने का काम भी करते हैं या उनसे कोई और हार्मोन अखराज करवाने का काम भी करते हैं। तो इसे बाज़ों का 2 या 3 सीरियल के अंदर भी गुदूद जाज़बा होते हैं जो एक दूसरे के तसलसल में, जैसे हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड से आगे थायराइड में या मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर या प्रोस्टेट या उस दीगर अज़ा के गुदूद जाज़बा के निज़ाम को तहरीक का सबब बनते हैं। जबकि गुदूद नाकला सिर्फ अपने टारगेट आर्गन पे जाते हैं और उस पर ही काम करेंगे। दूसरा, गुदूद नाकला की जो सेक्रेशंस हैं यानी जो एंजाइम, जिसको हम अभी फ़िलहाल हम सारे मजमूई नाम एंजाइम कहेंगे, तो वो एंजाइम जो खारिज करते हैं उसने क्या करना है, उसने उस मुताल्लिका ऑर्गन में जा कर के अपना अमल करके या उससे करवा करके बिल आखिर उसने खारिज होना है। इसीलिए गुदूद नाकला यानी खारजी गुदूद हैं और गुदूद जाज़बा कौन से हैं, दाखिली गुदूद हैं। तो वो हमारे जिस्म के खून के अंदर सारा वो काम करते हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये कीमियाई अमल है, केमिकल है और कानून मुफरद अज़ा के तहत इसको हम क्या कहते हैं, ये जिगर गुदूद की कीमियावी तहरीक है, क्योंकि उसमें वो कीमियावी तौर पर पैदाइश के बाद से अपने आप को खून में रखते हैं और अपना अमल करवाते हैं। जबकि गुदूद नाकला, खारजी गुदूद, ये अपना अमल करने के लिए जब टारगेट ऑर्गन पे जाते हैं, खराज पाते हैं, तो उस अमल के बाद अपनी हैयत को बरकरार रखते हुए ये जिस्म से बाहर हो जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आंसू आ गए तो वो बाहर खारिज हो जाएंगे, जिस भी मकसद के लिए वो आंसू आए। वो हम बाद में जब हम लैक्रिमल ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि वो क्या होता है, यहाँ मौजूद होते हैं। और जो ये गुदूद हैं जो अखराज करते हैं, यहाँ पर भी हमने इसके बारे में कुछ बातें की हैं, अब इंशाल्लाह तारुफ़ के बात करते हैं। इसके बाद थूक के जो ग्लैंड्स आ जाते हैं वो भी देखें कि ग़िज़ा के डाइजेशन का पहला अमल जब हमारे यहाँ शुरू होता है तो इसमें भी थूक शामिल होती है, जो कि फिर हमारे ग़िज़ा के निवाले के साथ हमारे पेट में, मैदे में उतरती है और आगे मज़ीद वो प्रोसेस होती हुई अपने ज़रूरियात और अपने मकसद को हल करती हुई बिल आखिर वो भी फ़िकस के अंदर खारिज हो जाती है। इस तरह से हमारे वो एंजाइम्स जो हमारे मैदे के अंदर से खराज होते हैं, मैदे के अंदर भी म्यूकसल लाइनिंग होती है जिसके अंदर से उसमें गुदूद जाज़बा भी मौजूद होते हैं हमारे मैदे में और गुदूद नाकला भी मौजूद हैं। गुदूद नाकला हमेशा अपने ट्यूब्यूल सिस्टम के तहत और गुदूद जाज़बा डायरेक्ट ब्लड के ज़रिए से अपने प्रोडक्ट को रिलीज़ करते हैं। इस नुक्ते को बार बार जहन में रखना है। तो जो हमारे जितने भी, जैसे सफ़रा है, अब सफ़रा का अखराज हुआ और सफ़रा अखराज किस में जाएगा, आंतों में, अपने पेंक्रियाटिक जूस के साथ मिल करके। तो इसने आंतों में हज़म के अमल को मुकम्मल कराना है, फिर इसने भी खारिज हो जाना है। यानी इसने रिवर्स नहीं होना, दोबारा आना नहीं है, ना ही ब्लड में इसने जाना है। आप सब साथी जानते हैं
कि सफ़रा का अखराज कहाँ से होता है? पित्ते से। अच्छा, ये जो बाइल है, ये सफ़रा है, पैदा कौन कर रहा है? पैदाइश कहाँ हो रही है? जिगर में। तो जिगर के किस हिस्से में? जिगर भी ड्यूअल ग्लैंड है। गुदूद जाज़बा का निज़ाम भी इसके अंदर मौजूद है, गुदूद नाकला का निज़ाम भी मौजूद है। जब हम जिगर पे आएंगे तो और मज़ीद इन दोनों निज़ामों को और अच्छी तरह हम पढ़ेंगे, और जाज़बा वाले में हम इसके जाज़बा के फ़ंक्शन को, नाकला वाले में हम इसके नाकला के फ़ंक्शन को समझेंगे। तो ये दोहरा काम कर रहा होता है। अब इसने एक ट्यूब के ज़रिए से सफ़रा जो पैदा किया लोब्यूल्स के अंदर, इसके हेपाटोसाइट्स के सराउंडिंग में, ये चारों तरफ लोब्यूल्स की शक्ल में होते हैं जिसमें हेपाटोसाइट्स मौजूद होते हैं, और इसके चारों तरफ मुख्तलिफ डक्ट्स होती हैं, और उस डक्ट्स में से एक डक्ट बाइल को जमा करने की होती है, और वो बाइल प्रोडक्ट होने के बाद स्टोर कहाँ होता है? पित्ते में। तो इस बात से एक बात और भी साबित हो जाएगी, और हम देखेंगे कि पित्ता खुद एक ग्लैंड नहीं है, लेकिन जिगर का जो सफ़रा प्रोड्यूस होता है वो आ करके पित्ते में स्टोर होता है, और बवक्त ज़रूरत उसके अंदर से प्रेशर के तहत वो खारिज होता है। तो जब हम इंटेस्टाइन सिस्टम में और सफ़रा की प्रोडक्शन और इसमें आएंगे तो उस निज़ाम को भी हम समझेंगे। अब हम यहाँ पर एक और अहम चीज़ समझते हैं कि गुदूद जाज़बा के अंदर हमने देखा था कि हमारा असबी जो हुक्म रसां निज़ाम है वो कैसे ऑर्डर करता है हाइपोथैलेमस के ज़रिए से इसको पिट्यूटरी को, और ये हाइपोथैलेमस हमारे जो दिमागी निज़ाम है उसमें और हमारे गुदूद के निज़ाम के दरमियान सबसे पहला ट्रांसलेटर है, जो असबी निज़ाम के अहकामात को, उसकी ज़रूरियात जिस्म की सेंस करने के बाद जो ख़बर रसां से मिली है उसको सेंस करने के बाद, सेंसरी न्यूरॉन्स के आ जाने के बाद, एनालाइज होने के बाद जो मोटर न्यूरॉन्स की मदद से जो ऑर्डर्स जारी होते हैं वो गुदूद जाज़बा पे अमल करवाता है। और गुदूद जाज़बा से जो प्रोडक्ट खारिज होती है वो हमने गुदूद जाज़बा वाले लेक्चर में भी पढ़ा था, फिर रिवाइज़ कर लेते हैं कि वो आज़ा के दरमियान मैसेजिंग का भी काम करते हैं, यानी बज़रिया खून वो पैगामात, भाई तू चालू हो जा, तू बंद हो जा, तू अब ये काम कर, तू ये रुक जा, अब इसको बढ़ा दे, इसको कम कर दे, इस तरह से ये टॉकिंग सिस्टम भी है। अच्छा, यही टॉकिंग सिस्टम असबी निज़ाम का है। असबी निज़ाम का टॉकिंग सिस्टम अपने न्यूरॉन्स की मदद से करते हैं, जो एक्सॉन्स होते हैं सेल्स की, उसकी दुमें निकली हुई होती हैं, और उसकी मदद से वो अपने कम्युनिकेशन का काम करते हैं। लेकिन वो तेज़ तरीन तरीका होता है और फौरी अमल जिस पे करना कराना हो, और जितनी तेज़ी से वो हुआ होता है उतनी तेज़ी से वो बंद भी हो जाता है। लेकिन जो गुदूद जाज़बा का निज़ाम होता है ये वक्त लेता है और ये ब्लड में अरसे तक रहता है, और जब हम मुआलजात में जाएंगे तो वहाँ पर भी हम देखेंगे कि किस तरह अगर ब्लड में रुक जाए या कोई गुदूद जाज़बा का फ़ेल गैर तबई हो जाए तो ये किस तरह से नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। लेकिन हम गुदूद नाकला पे बात कर रहे हैं तो ये अपने डायरेक्ट टारगेट पे जाता है, टारगेट ऑर्गन पे जाता है, और टारगेट ऑर्गन पे जा करके अपने मकसद को हल करा लेता है। इस बात को वर्थ रिपीटिंग है, इसलिए हम बार बार इन बातों को ज़हन नशीन कराने के लिए लेकर के आ रहे हैं कि अक्सर स्टूडेंट्स बिलखसूस कानून-मुफ़रद आज़ा के जब गुदूद जाज़बा और नाकला के फ़ेल को नहीं समझते तो इलाज मुआलजे में भी गलती करते हैं। और हमारी बहुत सारी किताबों में या बहुत सारे हमारे ऐसे उस्ताद किराम हैं जो अपने अपने लेक्चर्स में, स्टेजेस पे, मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर बड़ी गलत तशरीह करते हैं, और उससे ज़ाहिर होता है कि उन्होंने बदन इंसानी उसके निज़ामों को नहीं पढ़ा, नहीं समझा हुआ। तो उन लोगों को अपनी इस्लाह का मौका मिलेगा जो इसको समझेंगे निज़ाम को और अपने इलाज मुआलजे को दुरुस्त करेंगे। और हम इसमें यह भी देखेंगे कि जब गुदूद जाज़बा कि अगर कोई मामला है कीमियावी तौर पे उसके अंदर मौजूद है तो क्या गुदूद नाकला के फ़ेल को तेज़ कर देने से सारा ठीक हो जाएगा? ऐसा तो कतई नहीं हो सकता। फिर गुदूद जाज़बा में बहुत सारे गुदूद हैं जो दिमाग से शुरू होकर के हमारे जिनसी निज़ाम तक आ रहे हैं, और गुदूद नाकला का भी इसी तरह से है, तो उसके भी मुख्तलिफ गुदूद हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी कही जाती है कि 4 नंबर में, यानी कि गुद्दी उज़लाती निज़ाम के अंदर सफ़रा पैदा भी होता है और रुकता भी है, और गुद्दी असाबी में पैदा भी होता है, खारिज भी होता है। लेकिन सफ़रा हम एक ही जगह देखते हैं पैदा होता हुआ, वो है जिगर के गुदूद नाकला के निज़ाम में। गुदूद जाज़बा के निज़ाम में अगर सफ़रा हम कहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मजमूई एतबार से जितने भी गुदूद जिस्म में मौजूद हैं वो जो अपनी प्रोडक्ट खराज कर रहे हैं, जिसे अंग्रेज़ी में हार्मोन, अंगेज़ा भी कहा जा सकता है, हरकाज़ा भी कहा जा सकता है उर्दू में, तो उसको हो सकता है सफ़रा का हम नाम दे दें या हम कह लेते हैं, कोई हर्ज नहीं, नाम देने में कोई मुमानियत भी नहीं है। लेकिन बेसिकली जिस सफ़रा को पार्टिकुलरली हम कहते हैं वो कौन सा है? जो हमारे पित्ते में आकर के स्टोर होता है, ठीक है। जो बात भी वो करनी चाहिए जो सब समझ सकें, तो उनके लिए भी आसानी और हमारे लिए भी आसानी।
तो वहाँ पर हमारा हार्मोन और यहाँ पर हमारा एंजाइम है। अच्छा, फिर हमने ये देखा कि गुदूद नाकला जो है ये जब एक ज़रूरत होती है तो इसका प्रोसेस बहुत तेज़ होता है, फौरी तौर पे अमल करते हैं, इनको इतना टाइम नहीं लगता। तो ये बहुत कम वक्त में अपने लोएस्ट रिस्पांस टाइम के अंदर जारी हो जाते हैं। और इसका एक और काम भी होता है, बाज़ जगहों पे ये अंदरूने बदन के, जैसे मैदे की लाइनिंग है या हमारे थ्रोट लाइनिंग है, इस तरह मुख्तलिफ मकामात पे उस सतह को अगर तर रखना हो ताकि वो तेज़ाबी अमल से महफूज रहे, तो उसके लिए भी ये जो म्यूकस खारिज होता है आमतौर पे बलगमी मवाद होता है और ये एक लेयर बना देता है ताकि तेज़ाबी मवाद वहाँ पर आकर के उसको ख़राब ना कर दे, किसी तरह से नुकसान ना पहुँचा दे। और इसी तरह से जिल्द पर और बालों के रूट्स और बालों की सतह उसको चिकना रखने में, लुब्रिकेंट रखने में भी गुदूद नाकला का फ़ेल है। ये अपने प्रोडक्ट को रिलीज़ करते हैं और अपने मुताल्लिक़ा टारगेट्स पे जा कर के और वो लुब्रिकेशन का काम भी करते हैं और साथ साथ में उसको जो चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड करनी हो, न्यूट्रिशमेंट वगैरह प्रोवाइड करनी, उसके सिलसिले में भी ये काम करते हैं। और ये ग़िज़ाई अज्जा को जज़ब करवाने में भी, आप देखें ना, जब ये सफ़रा का अखराज होता है या जिस्म के और प्रोडक्ट्स गुदूद नाकला जब अपने प्रोडक्ट खारिज करते हैं तो वहाँ पर उस जो ग़िज़ाई मवाद है उसको इस मवाद से ही हल किया जा सकता है, टुकड़े करके छोटे पार्टिकल्स में बना करके, ताकि वो जिस्म के अंदर जुज़्व बदन बन सके। तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। वो जब हम आगे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ जा रहे हैं तो मज़ीद उसको एग्जाम्पल में लेते हुए आगे पढ़ेंगे। और इसी तरह से जिस्म के दर्जा हरारत को कंट्रोल में रखना। अब देखें, रिस्पॉन्स टाइम का भी मैंने बात की, दर्जा हरारत पे भी बात की। एक शख्स एक्सरसाइज करने लगता है, दौड़ता है, भागता है, तो जैसे ही वो एक्सरसाइज शुरू करता है तो उसका पसीना निकलना शुरू हो जाता है, उसके पसीने के गुदूद नाकला काम करना शुरू कर देते हैं और वो फ़ौरन पसीने का खराज करते हैं। लेकिन जैसे ही वो एक्सरसाइज ख़त्म करता है तो क्या होता है कि उन गुदूद का अमल अब रुकना शुरू हो जाता है और रफ्तार रफ्तार पसीना आना कम होना शुरू हो जाता है और फिर बंद हो जाता है। तो देखें इसका रिस्पॉन्स टाइम कितनी तेज़ी के साथ आया। इसी तरीके से हमारे थूक का निज़ाम है। इसी तरह मेमोरी ग्लैंड का निज़ाम भी है कि बवक्त ज़रूरत बच्चे को जब दूध पिलाने का मामला आया और निपल्स पे उसने मुंह लगाया और उज़लात पे दबाव दिया, तो उस मस्कुलर सिग्नल जो ट्रांसमिट हुआ दिमाग में और उसके नतीजे में मेमोरी ग्लैंड्स को, ये बहुत रैपिडली एक रिस्पॉन्स टाइम होता है इसका, और जब तक उसको ज़रूरत हो जाता है उसके बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। इस तरह दीगर भी हम इंशाल्लाह ये ऑर्गन्स पढ़ते हुए जब जाएंगे तो इस निज़ामों पे हम बात करते चले जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ हमने देखा कि ये जो है अपने टारगेट आर्गन पे जाता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ये लोकल रहता है, जबकि गुदूद जाज़बा का जो प्रोडक्ट रिलीज़ होती थी हार्मोन, वो लोकल नहीं रहता, वो पेरिफेरल पूरे जिस्म में फैल जाते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम रखेंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि किस तरह से होता है। गुदूद जाज़बा के अंदर हमने एक बात देखी थी कि उसके भी 3 किस्म के तरीके थे गुदूद जाज़बा के अपने प्रोडक्ट को सेक्रेट करने के लिए। देखा था ना, अगर किसी साथी को याद हो, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन। ऑटोक्राइन वो था जो वो अपने ऊपर ही, अपने साथ ही अपने ऊपर जो सेल या टिश्यू मौजूद है उसी सिस्टम को वो एक्टिवेट अपने हार्मोन के ज़रिए से कराता है, लेकिन ये हार्मोन थ्रू खून ही, ब्लड ही जाएगा, तब ही वो गुदूद जाज़बा है, डायरेक्ट नहीं जाएगा। तो ये क्या होगा, ऑटोक्राइन, यानी खुद ही वो करने वाला। पैराक्राइन बराबर, पैरा नज़दीक, बराबर, करीब को कहा जाएगा। पैराक्राइन जैसे पैरेलल अंग्रेजी में कहा जाता है, बराबर बराबर। तो पैराक्राइन सिस्टम में क्या होगा, अपने करीबी किसी और टिश्यू या सेल्स, उन तक वो उसका ब्लड के ज़रिए से हार्मोन जाएगा और उसको एक्टिवेट करवाता है। और इस तरह एंडोक्राइन, एंडो दूर, तो वो दूर के जो ऑर्गन है उस तक अपना मैसेज भेज करके अपने हार्मोनल सिस्टम के ज़रिए से, और वो उससे काम लेता है। इस तरह गुदूद नाकला के अंदर भी हम देखते हैं तो एपोक्राइन, होलोक्राइन और मेरोक्राइन, ये हमने 3 नाम यहाँ लिखे हैं, एपोक्राइन, मेरोक्राइन और होलोक्राइन। ये 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए से ये अपनी सेक्रेशंस का अमल मुकम्मल करते हैं। तो इनको भी हम समझते हुए चलते हैं कि किस तरह काम करते हैं। एपोक्राइन सिस्टम की एक खूबी है, एपोक्राइन सिस्टम ये आम तौर पे बलूगत से कबल नॉन फंक्शनल रहते हैं और इस दौरान ये ग्रो होते हैं, यानी कि इसकी अफजाइश होती रहती है, और जब ये अफजाइश के काबिल हो जाते हैं और बलूगत का वक्त आ जाता है तो उस वक्त फिर ये अपने अमल को, अपने काम को शुरू करते हैं। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मिसाल के तौर पे ये बगलों में पाए जाते हैं, इसके अलावा जिनसी अज़ा के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, नाफ के इर्द गिर्द पाए जाएंगे, निपल्स के इर्द गिर्द होते हैं, और हमारे कानों के एक्सटर्नल जो ऑडिटरी कैनाल्स हैं, ये हमारे कानों की जो सिस्टम है हमारा,
इसके अंदर भी ये पाए जाते हैं और वैक्स वगैरह की जो जनरेशन होती है वो उस सिलसिले में ये काम करते हैं। और इसके साथ साथ ये हमारे आईलिड्स, जो हमारी पलकें भवें हैं, इसके पीछे के निज़ाम और ये पलकों के निज़ाम, इसके पीछे भी खुदूद का एक निज़ाम चलता है जो हमारी आँखों को तर रखता है। और बवक्त ज़रूरत अगर आंसू का भी निकलना होता है तो अभी हम लैक्रिमल में आएंगे तो उसको भी इंशाल्लाह हम देखते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सेल का एक पोर्शन मेम्ब्रेन समेत अलग से बाहर निकाल देते हैं। यानी इस तरह से हो जाता है कि ये एक कनाल है, ये एक सेल है और इसके अंदर एक प्रोडक्ट तैयार हो गई है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि एक प्रोडक्ट तैयार हो गई, ये प्रोडक्ट तैयार होकर के अब ये बाहर निकलना चाहती है। तो ये क्या करता है, ये अपने इस सेल के एक सिस्टम को काट देगा और ये सिस्टम इससे अलग हो जाएगा। अब ये सिस्टम अलग हो गया और इसमें जो प्रोडक्ट थी वो इससे अलग हो गई और इसके बाद ये हिस्सा चूँकि ख़त्म हो गया तो अब इस हिस्से को ये दोबारा अपने आप को रिपेयर करेगा और रिपेयर करके ये दोबारा अपने आप को दुरुस्त कर लेगा। ठीक है, और फिर इसके अंदर प्रोडक्ट तैयार होगी और यही अमल दोबारा करता रहेगा और ये प्रोडक्ट को अपने रिलीज़ कर देगा जो अपने टारगेट पे जाके बाकी काम करेगी। तो ये कौन सा हो गया, एपोक्राइन सिस्टम। अच्छा, दूसरे हम देखते हैं मेरोक्राइन को। मेरोक्राइन का ये सेल सिस्टम एक्सोसाइटोसिस एक अमल होता है, उस अमल से ये अपने प्रोडक्ट को यानी हार्मोन्स को, जो प्रोडक्ट ये रिलीज़ कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को इसने रिलीज़ करना है। ये क्या करते हैं, ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे होंगे, ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरह से बाहर खारिज हो जाते हैं कि सेल को नुकसान ना हो। अब हमने इसमें तो देखा था कि सेल को नुकसान पहुंचा था, लेकिन इसमें सेल को नुकसान नहीं पहुंचता और सेल को नुकसान पहुंचे बगैर, यानी इसमें क्या हो जाता है कि देखें ये सेल है और इस सेल के अंदर एक प्रोडक्ट तैयार हो चुकी है। लेट सपोज ये तैयार होकर के अब निकलने के लिए तैयार हो गई है। तो ये क्या करेगा, ये अपने अंदर से इस जगह से अब इसके गिर्द एक अपनी मेम्ब्रेन को दोबारा जनरेट कर लेगा। ये देख रहे हैं, ये जनरेट हो गई इसके गिर्द। अब ये प्रोडक्ट क्या होगी, ये अलहदा हो जाएगी यहाँ से, ये इतना हिस्सा अब ये अलहदा हो गया और अलहदा होने के बाद ये यहाँ पहुँचा और अब सेल की शक्ल कैसी हो गई है, अब ये हो गई है। इसको ये सेल अपने आप को दोबारा दुरुस्त कर लेगा। यहाँ इस सेल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, बगैर किसी नुकसान के ये मेरोक्राइन सिस्टम इस तरह से काम इसका मुकम्मल कर लेता है। और अब हम होलोक्राइन की तरफ आते हैं। होलोक्राइन अपने प्रोडक्ट तैयार करने के बाद खुद को तोड़ देता है, यानी कि एक सेल, हम वही एक सेल बार बार बना रहे हैं और इस सेल के अंदर एक प्रोडक्ट तैयार हो गई है। अब ये प्रोडक्ट तैयार हो गई, ये सेल क्या करेगा, अपने आप को बस्ट कर देगा, फाड़ देगा और ये फट जाएगा और इसकी जो प्रोडक्ट है फट करके इसमें से बाहर निकल जाएगी। और ये प्रोडक्ट निकलने के बाद क्या होगी, अपने जिस टारगेट पे इसने जाना है, अभी हम इसका प्रैक्टिकल जायज़ा भी लेंगे कहाँ ऐसा होता है। तो हम जब बात आएंगे कि होलोक्राइन सिस्टम है या मेरोक्राइन है या अपोक्राइन, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसका अखराज का तरीक़ाकार, इसका अमल किस तरह से होता है। फिर ये वहाँ जा कर के और ये सेल जो ख़त्म हो गया इसकी जगह पे एपिथेलियल सिस्टम में से नए सेल आएंगे और वो इसकी जगह पुर कर देंगे। तो ये जो सेल डिवीज़न का तरीका होता है उसके तरीके से इसका एक निज़ाम हरकत में आ जाता है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि अब हम ये देखते हैं कि एंडोक्राइन के अंदर हमने देखा था कि वहाँ न्यूरल सिस्टम आ करके बराह रास्त उसकी एक्टिवेशन का काम कर रहा था और बार बार उस चीज़ों को सेंस करके उसको हरकत में लाता था एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, बिलखसूस हाइपोथैलेमस के पास से। तो एक्सोक्राइन में आसाब का क्या है, यहाँ पर भी आसाब का काम है, लेकिन यहाँ आसाब का काम क्योंकि ये एक थैली नुमा होते हैं ना, इसमें थैली नुमा फंक्शन होता है। हमने देखा भी था कि जब हम इस पर बात कर रहे थे तो ये क्या है, इस तरह से एक सैक बन जाता है और इसमें सेल्स होते हैं मुख्तलिफ और ये अपनी प्रोडक्ट इसको मुख्तलिफ अंदाज में इसमें रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो एक थैली नुमा एक पॉकेट पाउच बन जाता है ना। अब ये पॉकेट पाउच, इसके साथ मस्कुलर सिस्टम भी मौजूद है, मस्कुलर टिश्यूज़ भी मौजूद होते हैं। अब ये मस्कुलर टिश्यूज़ क्या करते हैं, जब असबी निज़ाम हरकत में आता है या हार्मोनल निज़ाम भी हरकत में आता है, हार्मोनल निज़ाम इसको इफ़ेक्ट करता है बाज़ जगहों पे,
तो किस तरह से करता है वो भी हम देखते जाएंगे, ज़रूरत के तहत उसने भी काम करना है, लेकिन उसके नतीजे में इसके अंदर सुकेड़ पैदा होगी। बताने की बात यह है कि जब इसके अंदर ज़रूरत के तहत सुकेड़ पैदा होगी तो इसके अंदर मौजूद प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, या प्रेशर इसके अंदर डेवलप होगा, प्रेशर के नतीजे में जब यहाँ प्रेशर आएगा तो इसके अंदर मौजूद प्रोडक्ट बाहर निकलेगी। ज़ाहिर है इसने निकल के अपने टारगेट पे भी तो जाना है ना, तो उसको जाने के लिए उसको एक प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है और एक दबाव की ज़रूरत पड़ती है, एक सुकेड़ की ज़रूरत पड़ती है, और ये सारे काम मस्कुलर सिस्टम से होते हैं। और दिलचस्प बात ये है कि ये वो मसल्स हैं जो हमारे अमूमी तौर पे जिसे हम इरादी मसल्स कहते हैं वो हैं, गैर इरादी मसल्स नहीं हैं, क्योंकि ये इरादी मसल्स हमारे जिस तरह से काम करते हैं उज़लाती असाबी निज़ाम के अंदर जिस तरह से हम कहते हैं वो निज़ाम यहाँ काम कर रहा होता है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि जब अगर गुद्दी असाबी मरीज़ हमारे पास कोई आता है और डायग्नोस हम उसको कर लेते हैं, और जब हम उसको उज़लाती असाबी अद्वियात देते हैं तो फ़ौरी तौर पे दुरुस्त होना शुरू हो जाता है, बहुत बेहतरीन उसको फ़ौरन रिज़ल्ट आने शुरू हो जाते हैं बनिस्बत किसी और के निज़ाम को हम छेड़ें। हम डायरेक्ट इसी को निज़ाम को जिसकी वजह से ये अपनी प्रोडक्ट को रिलीज़ नहीं कर पा रहा या बहुत ज़्यादा इसके अंदर सुकेड़ आ गई है, रिलैक्स नहीं हो पा रहा, तो अगर उन निज़ामों को हम समझ करके काम करेंगे तो हमारे लिए इलाज मुआलजा बहुत आसान और बेहतरीन हो जाता है। तो हमने ये देखा कि गुदूद नाकला का निज़ाम हमारे ख़ुद मुख्तार असाबी निज़ाम यानी ऑटोनोमिक नर्वस का हिस्सा है, नर्वस सिस्टम जो हमारा है उसका हिस्सा है। और ये कौन सा निज़ाम है जो इंसानी बचाव की कार्रवाइयों में फ़ौरी मदद फराहम करता है, और न्यूरोट्रांसमीटर और पेप्टाइड हार्मोन्स के ज़रिए से ये गुदूद नाकला का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और इसमें कैल्शियम जो कि इंट्रासेलुलर मैसेंजर है, और ये साइक्लिक AMP, ये हमने देखा था कि साइक्लिक AMP जब हम सेल्स के ऊपर बात करते हैं तो इस तरह से इसको लिखते हैं, ये एक्टिवेशन सेकंड मैसेंजर सिस्टम होता है साइक्लिक AMP। ये क्या होता है? सेकंड मैसेंजर सिस्टम होता है जब एक सेल के अंदर कोई चीज़ आ करके उसके बाहर के रिसेप्टर पे अगर वो अटैच हो जाए या उसके अंदर मौजूद रिसेप्टर पे जा करके वो चीज़ अटैच हो जाए। अटैच हो जाने के बाद उसने जो अंदर तब्दीली पैदा करनी है और दूसरे सेकंड मैसेंजर सिस्टम को जो एक्टिवेट करना है वो आमतौर पे CAMP ने साइक्लिक AMP जो है ये एक्टिवेट होकर के बाकी फेल को अंजाम देता है। ये भी हम जब हम बिलखसूस इरेक्शन के बारे में जब हम बात करने के लिए आएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी हम ये बात बताएंगे कि इरेक्शन का अमल और इजैकुलेशन का अमल किस तरह से अमल में आता है, और ये इंतशार के मामलात कैसे दिमाग से शुरू होकर के और हमारे जिनसी अज़ा तक पहुँचता है। इस निज़ाम को भी हम इंशाल्लाह अपने अलग क्लास के अंदर इसको बयान करेंगे। यहाँ पर हमने हुदूद नाकला को लिखा हुआ है। हुदूद नाकला के मुख्तलिफ नाम हमने यहाँ लिख के रखे हैं। तारुफ़ कर लेते हैं। लैक्रिमल, ये हमारी आँखों में मौजूद होते हैं जो आंसू या तरी लेकर के आते हैं बवक्त ज़रूरत। इसके अलावा सेरेमोनस ग्लैंड भी हमारे हैं जो हमारे कानों में मौजूद हैं, जो वैक्स हम देखते हैं कि जो कानों में आ जाती है एक, जिसको हम तीलियों वगैरह की मदद से लोग निकाल लेते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे कीड़े मकोड़ों और उससे रोकती है, गर्दो गुबार को अंदर जाने से भी रोकती है। तो बड़ा मुफीद निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि म्यूकस या म्यूसिपोरस, अब यह म्यूकस सिस्टम भी हमारी नाक को तरबी रखता है बाज़ ऐसे मामलात के अंदर, ताकि कोई ऐसे डस्ट पार्टिकल या कोई ऐसी चीज़ हमें नाक को हमारे अंदर पहुंच करके नुकसान ना पहुंचा दे, उसको रखता है। या फिर हमारे जो ऐसा मवाद नज़ला ज़ुकाम की सूरत में बाहर ख़राज पाना है तो उसके सिलसिले में भी ये म्यूकस ग्लैंड्स काम करते हैं नोज़ में। इसको पूरी तफसील के साथ मज़ीद भी पढ़ेंगे, स्क्रीन पे भी इसके बारे में तारुफ सामने आ रहा होगा, वो भी आप देख लीजिए। फिर हम सलेवरी ग्लैंड्स के बारे में भी आते हैं कि ये जो सलेवरी ग्लैंड्स हमारे मुंह के अंदर इसके पेयर्स मौजूद हैं और ये किस तरह से थूक पैदा करते हैं। नॉर्मल इंसानों में तकरीबन 1 लीटर के लगभग ये पूरे दिन में थूक पैदा करते हैं। हाँ, वो लोग जो पान गुटखा खाते हैं वो अपने आप से दुश्मनी करते हैं और मुसलसल इस सलेवरी ग्लैंड को हरकत में रखते हैं, और वो सलेवरी ग्लैंड्स खून में से मुसलसल प्लाज्मा जो हमारे ब्लड के लिए बहुत ज़रूरी है और उसको एक ख़ास सयाल सतह के ऊपर वो रखता है, लिक्विड हालत में रखता है ताकि वो बारीक से बारीक जगहों पे जा सके, उसके निज़ाम को ख़राब कर देते हैं, जिसके नतीजे और फिर उस म्यूकस को जमा कर करके उस ग्लैंड से जो थूक पैदा होती है उसको जमा कर करके फेंक रहे होते हैं, और ये फेंकना बार बार सारे दिन में वो कई लीटर निकाल देते हैं, और जिस्म का निज़ाम उसको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा होता है और वो निकाल रहे होते हैं। तो उनके वो तमाम निज़ाम
आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। अगर मर्दों को ये आदत हो तो उनमें सबको ही पता है कि मर्दाना कमज़ोरी कितनी शिद्दत से आ जाती है, बल्कि बिल्कुल फ़ारिग भी हो जाते हैं। औरतों में अगर ये मामलात आ जाएँ तो उनकी भी ख्वाहिशात मामलात ख़त्म हो जाते हैं। फिर ये कैंसर का सबसे बड़ा सबब इसीलिए बनते हैं कि मुताल्लिका जगहों तक ब्लड को नहीं ले जा पा रहे, जो हमारी उरूक़ शारियाँ उसमें ये हरकत नहीं कर पा रहे, दिमाग में नहीं पहुँच पा रहे, या और हमारे हसास मकामात तक नहीं पहुँच पा रहे, तो उसके नतीजे में भी क्या होगा कि वहाँ पर ब्लड गाढ़ा होगा, नहीं पहुँच पाएगा, न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगा, और ना ही वहाँ से कुछ मवाद उठ पाएगा, और ना ही हमारा लिम्फेटिक सिस्टम वहाँ पर फ़ाल रहेगा और काम कर पाएगा। तो इसलिए जब आम तौर पे मेरे पास कोई ऐसे पेशेंट आते हैं जो गुटखा पान बरसों से खा रहे हैं और वो खा रहे होते हैं, तो मैं उनसे अमूमन इलाज के लिए माजरत कर लेता हूँ, इसलिए कि उनकी कश्ती में सुराख है और वो अपने आप का सत्यानाश खुद कर रहे हैं, तो उनको दवा की ज़रूरत नहीं होती। वो फिर अपने सिस्टम को, अपने मामलात को, अपनी आदत को सही करें, तब कहीं जा कर के वो इलाज के काबिल हो पाते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं तो जनरली अवॉइड कर देता हूँ, बाकी दोस्तों की मर्ज़ी है कि उनको करें, क्योंकि आम तौर पे इनके इलाज मुआलजे में इनको कोई फ़ायदा नहीं हासिल होता। इनके पैसे भी ज़ाया होते हैं, वक्त भी ज़ाया होता है, और मुआलिज के लिए भी बदनामी का सबब बनते हैं। ये जा कर के अपनी आदतों को दुरुस्त नहीं करते, तो ये थूक निकाल निकाल के कितना ख़तरनाक अमल करते हैं। एक तरफ आपके ये जो ग्लैंड्स हैं, हमारे सलेवरी ग्लैंड्स, तो ये ख़राब हो जाते हैं, और फिर अक्सर जो मुंह के कैंसर में मुब्तला होते हैं, क्योंकि एक प्रोडक्ट बनाने में उसको लगा के ही रखा, उसको कोई रेस्ट ही नहीं दे रहे। बाज़े तो इतने पहुँचे हुए लोग होते हैं कि रात को भी पान गुटखा मुंह में खा करके सो जाते हैं, उनके लिए भी बड़ी ख़राबी का सबब है। और इसके साथ साथ वो लोग जिनको छालिया चबाने या चूसने की आदत होती है, वो लेकर के बैठे रहते हैं, वो भी अपने लिए, क्योंकि उसमें सोडियम साइक्लोमेट इस्तेमाल होता है मिठास पैदा करने के लिए। और उन लोगों को भी देखा है कि गले के और ये सलेवरी ग्लैंड्स के और इसमें कैंसर में मुब्तला होते हैं। सोडियम साइक्लोमेट ख़ुद एक जहर है और दुनिया के कई मुल्कों में बैंड किया गया है, लेकिन हमारे यहाँ तो माशाल्लाह जिन चीज़ों की ममानत हो वो ज़्यादा दिलजमई से की जाती है। हत्ता कि सोडियम साइक्लोमेट को पेस्ट्री और मिठाई की चीज़ों में भी नहीं डालने का ममनू है, लेकिन हमारे यहाँ मिल जाती है और लोग इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम आगे आते हैं और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमने सब म्यूकसल ग्लैंड्स इसके बारे में लिखा है नाम, और ये थ्रॉट में है। आपने देखा होगा जब हम बलगम का खराज करते हैं, एक छोटी छोटी सी थूक के अलावा हमारे पास बलगम भी अंदर से खारिज होती है, जिसे हमें निकालना होता है, तो वो कहाँ पर जनरेट हो रही होती है? सब म्यूकसल ग्लैंड में। और देखें ये भी गुदूद नाकला है, क्योंकि यहाँ से भी जो प्रोडक्ट बनी वो कहाँ गई? बाहर गई, उसको फेंकते हैं गई। इसके अलावा फिर मेमोरी ग्लैंड ख़वातीन में पाए जाते हैं, और चूँकि होते तो मर्दों में भी हैं, लेकिन मर्दों में इनएक्टिव होते हैं, लेकिन फीमेल्स में एक्टिव होते हैं। बस ये फ़र्क होता है, मर्दों में ये काम नहीं करते, इनएक्टिव होते हैं, डेड होते हैं, लेकिन फीमेल्स में एक्टिव होते हैं। और एक्टिव होने के बावजूद जिस वक्त बच्चे की पैदाइश हो चुकी है और उसको दूध पिलाने का वक्त है, उन दिनों में ही ये दूध की प्रोडक्शन करेंगे, वरना ये उस वक्त भी इनएक्टिव रहेंगे। इसके साथ साथ हम देखते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जिनको ऑक्जेंटिंग ग्लैंड्स भी कहते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे स्टमक में पाए जाते हैं, मैदे में पाए जाते हैं, और HCl का अफराज करते हैं। HCl प्रोड्यूस कैसे होता है, ये इंशाल्लाह हम इस तारुफ़ी क्लास के बाद जब हम स्टमक पे आएंगे तो बताएंगे कि HCl मैदे में बेसिकली बनता कैसे है, कौन कौन से सेल्स अपनी सेक्रेशन करते हैं, और जब मैदे में आने के बाद H और Cl, प्रोटॉन और क्लोराइड, ये किस तरह से आपस में मिलते हैं और ये HCl बनाते हैं, फिर ये ग़िज़ा का अमल करते हैं। तो ये भी बड़ी दिलचस्प बात है, मालूमात के लिए होनी चाहिए कि हम कैसे इसको लेके चलते हैं। अब लिवर के बारे में हमने थोड़ी देर पहले भी बात की कि ये क्या करता है, गुदूद नाकला का निज़ाम भी है, गुदूद जाज़बा का निज़ाम भी इसके अंदर, डबल ग्लैंड है। यहाँ पर जहाँ हमने डॉट लगाया है, ये मैदे के अंदर ये भी डबल ग्लैंड है। ये लिवर, ये गैल ब्लैडर के साथ मुंसलिक है, ये भी डबल ग्लैंड है। और ये क्या करता है, गैल ब्लैडर में स्टोर करता है अपने बाइल को, जो उसने पैदा किया सफ़रा, जिस ओरिजिनल सफ़रा जिसको कहा जाता है, वो पैदा होकर के कहाँ रुका है? गैल ब्लैडर के अंदर। और गैल ब्लैडर के अंदर भी एक निज़ाम काम कर रहा होता है प्रेशर का, और तफसील तो हम आगे देखेंगे। एक तारुफ के लिए हम आपको बता देते हैं यहाँ पर कि ये जब गैल ब्लैडर से ये नाली के ज़रिए से इंटेस्टाइन सिस्टम में ये हमारे पेंक्रियास की तरफ से प्रोडक्ट आ रही है, ये भी उनमें समझने के लिए बताया है। और इसके ज़रिए से भी एक प्रोडक्ट आ रही है,
पेंक्रियाटिक जूस जिसको कहते हैं, और इसमें से भी आ रहा है। और सब जानते हैं कि इसमें एक ही नाली होती है, इसी नाली से इसने जाना भी है और इससे निकलना भी है। तो यहाँ पर एक क्या निज़ाम होता है, स्प्लिंटर रोकने का निज़ाम होता है, और ये हमारा आगे इंटेस्टाइन सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है ना। अभी एक हम एग्जैक्ट ड्राइंग नहीं बना रहे हैं, बल्कि समझने समझाने के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्रेशर होता है, इस प्रेशर के सबब से क्या होता है कि जब ये प्रेशर बंद होगा तो यहाँ से जिगर में से जो सफरा बन करके आ रहा है वो यहाँ तक प्रेशर लॉक होने की वजह से वो इसके अंदर जाएगा। तो इसका सेक्रेशन कहाँ जाएगा, जब बनने के बाद यहाँ पर अपने स्टोरिंग पॉइंट पे जाएगा। और जिस वक्त ये ज़रूरत होगी और निज़ाम को इतला हो जाएगी तो ये क्या होगा, स्प्लिंटर हट जाएगा। जब हट जाएगा तो इसमें सक्शन का अमल होगा। अब यहाँ से जो प्रोडक्ट तैयार हुई हुई है जिसे हम सफ़रा कहते हैं, वो सफ़रा क्या होगा, इस प्रेशर के तहत अब इसके अंदर जाना शुरू हो जाएगा। और जब इसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये लॉक हो जाएगा, फिर ये रुक जाएगा, फिर यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहे होंगे वो इसके अंदर शामिल हो जाएगी। तो कोशिश किया करें कि थोड़ा सा निज़ामों को भी समझने की कोशिश किया करें। अच्छा, इसके बाद हम पेंक्रियाज पे आते हैं। ये पेंक्रियाज भी 99% डबल ग्लैंड है, 99% ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है और 1% ये एंडोक्राइन है। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या खारिज करता है, इंसुलिन। एग्जैक्टली, इंसुलिन कहाँ जाती है, ब्लड में जाती है। और पेंक्रियाटिक जूस जो अपना ये खारिज करता है, जैसे हमने यहाँ पर भी बताया, अपना पेंक्रियाटिक जूस जो खारिज कर रहा है कॉमन बाइल डक्ट के जरिए से कहाँ पहुँचेगा, इंटेस्टाइन सिस्टम में पहुँचेगा। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहॉर्न्स जब इंसुलिन की प्रोडक्शन करते हैं तो वो चले जाते हैं और बाकी जो सेल्स इसके अंदर मौजूद हैं वो पेंक्रियाटिक जूस बनाते हैं और यहाँ आ जाते हैं। इसलिए ये भी डबल ग्लैंड सिस्टम है और पेंक्रियाज में भी हम इसको इंशाल्लाह तफसील से समझेंगे, पढ़ेंगे इसके फंक्शन को। फिर हमने यहाँ पर एक और ग्लैंड का नाम दिया है ब्रूनर ग्लैंड। ये क्या होता है, हमारे आंतों के इब्तदाई हिस्से में, जब हमारे आंतों का ये इब्तदाई हिस्सा है, इस हिस्से में जो मैदे के साथ कनेक्ट होता है, स्फिंक्टर खुलता है और मैदे में जो मवाद कायम वगैरह तैयार हो चुका होता है और जब वो इंटेस्टाइन सिस्टम में चला जाता है तो वहाँ पर जो एंजाइम खारिज होंगे वो कौन से ग्लैंड खारिज करेंगे, ब्रूमर ग्लैंड्स, इंटेस्टाइन के। फिर इसके बाद किडनी भी हमने बताया था डबल ग्लैंड है, हुदूद जाज़बा में भी बात की थी, यहाँ फिर बता रहे हैं डबल ग्लैंड है। यूरिन की प्रोड्यूस करता है, फिल्ट्रेशन करने के अमल के बाद बाकायदा यूरिन का अमल इसके अंदर होता है और वो लेकर के आता है। इसके अलावा हुदूद जाज़बा में हमने इसके एंडोक्राइन सिस्टम को भी अच्छे से बताया और किडनी के ऊपर तो पेशाब पैदा करने के लिए हमने पूरी तफसील के साथ कई वीडियोज़, तकरीबन 5-6 वीडियोज़ उस पर बन चुकी हैं। तो जो लोग इसको देखना चाहते हैं और कारोरे पे अबूर हासिल करना चाहते हैं वो इस निज़ाम को जो किडनी पे हमने बयान किया वो ज़रूर देखें, याद करें। किडनी की ये सीरीज़ अभी बाकी है और इस पर बहुत अहम मज़ीद वीडियोज़ भी आनी है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम मुआलजात पे और अद्वियात पे और उस पर जाने से पहले हम निज़ामात जिस्म को पहले बयान कर रहे हैं। अगर हम निज़ामों को, जिस्म को, आज़ा के अफ़ाल को समझेंगे तो जब हम इस बातों को समझ लेंगे तो हमारे लिए मुआलजा, तशख़ीस, सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। और अगर हमने यही नहीं समझा होगा तो फिर हमारे लिए मुश्किलात ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं। तो किडनी के बाद हम यहाँ पर आते हैं और ये हमने यहाँ पर तमाम चीज़ों को ये भी बयान किया कि ये कहाँ पाए जाते हैं, हेड में, ये चेस्ट में, स्टमक के अंदर, एब्डोमेन के अंदर स्टमक और लिवर, पेंक्रियाज, ब्रूनर और किडनी ये मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं तो ये क्या है, गोनाड्स, जिनसी अज़ा, जिनसी निज़ाम, मर्दाना जनाना दोनों मिला करके। इसमें ओवरीज जानते ही हैं, औरतों में पाई जाती हैं और ये ओवरसाइट्स उसको पैदा करती हैं, ओवरसाइट्स को बढ़ाती हैं, उसमें बढ़ोतरी पैदा करती हैं, उसको जनरेट करती हैं और वो फिर अखराज पाता है, आगे जाता है। तो ये इसके अंदर भी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों सिस्टम हमने पढ़े भी हैं, एंडोक्राइन में भी और एक्सोक्राइन में भी हम देख रहे हैं। और मज़ीद जब हम ओवरी को दोनों निज़ामों में, एंडोक्राइन में अलहदा और एक्सोक्राइन में अलहदा हम जब बयान करेंगे तो वहाँ पर हम दोनों को मज़ीद तफसील भी बताएंगे। इस तरह टेस्टिस भी है, मर्दाना जिनसी निज़ाम का अहम हिस्सा है और ये भी डबल ग्लैंड है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन दोनों खूबियों के साथ ये भी मौजूद है। और मनी की पैदाइश, स्पर्म्स की पैदाइश आपको पता है इसी के तहत होगी। तो ये मौजूद, इसके साथ साथ प्रोस्टेट भी सिर्फ मर्दों में पाया जाता है और इसका भी जिनसी अज़ा में एक अहम रोल है। इसको भी प्रोस्टेट में हम मज़ीद देखेंगे और इसको हम बतौर ग्लैंड भी देखेंगे कि बतौर ग्लैंड ये सिर्फ स्प्लिंटन का काम नहीं करता कि बवक्त ज़रूरत जब वो यूरिन ने पास होना है तो यूरिन को पास होने दे, या जिस वक्त एजुकुलेशन का टाइम है तो उस वक्त ये यूरिन को डिस्कनेक्ट कर दे और जो सीमेन है उसका अखराज करे। इसके अलावा ये अपने अंदर से भी एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है और उसके बारे में भी अभी हम कुछ देर में इंशाल्लाह बात करते हैं और इसके बारे में भी अहम चीज़ें बताएंगे।
और इसी तरह काउपर्स, ये काउपर्स ग्लैंड ये भी हमारे जो मर्दाना निज़ाम के अंदर मौजूद है और इसका भी एक ख़ास काम है। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह आपको तफसील बताते हैं, क्योंकि ये बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। हम इनको सतही तौर पे सिर्फ बता करके निकलना नहीं चाहते। आपने सुना होगा मज़ी, वद्दी, मनी, तीनों चीज़ें पैदा होती हैं। तो अभी हम इंशाल्लाह ताला इन तीनों चीज़ों को समझ रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर भी आपके आ रहा होगा। आप देखें कि प्रोस्टेट से क्या चीज़ डेवलप हो रही है, काउपर्स ग्लैंड से क्या हो रही है, फिर हम टेस्टिस से क्या लेकर के जा रहे हैं, और इन तीनों चीज़ों के अफ़ाल और उसके काम करने का निज़ाम आप एक छोटे से डायग्राम्स के अंदर जो साथी स्क्रीन पे देख रहे होंगे उनको पता चलेगा। हम कंप्यूटर के साथ इसको अटैच किया है, तो हम आपको ये भी गाइड करते साथ साथ जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ अब हम यहाँ पर आते हैं इक्राइन स्वीट ग्लैंड्स। ये स्वीट ग्लैंड पसीने के गुदूद होते हैं। सब साथियों को पता ही है कि पसीना खारिज करते हैं और जिल्द की सतह के नीचे मौजूद होते हैं, और इसी में सिबाकस या सिबेशिस दोनों प्रोनाउंस किया जाता है। जो आपको अच्छा लगे प्रोनाउंस कर लें। और ये ग्लैंड्स भी मौजूद है। ये क्या करते हैं, लुब्रिकेशन का काम करते हैं। हमारे बालों की सतह में चिकनाहट वाला मादा लेकर के आते हैं, बाज़ लोगों की जिल्द पर भी आ जाता है। तो कौन से ग्लैंड्स के नतीजे में होता है, इस सिबेशियस ग्लैंड्स की वजह से ये चिकनाहटदार मादा ये खारिज करता है, दोनों जिल्द के अंदर हमारे पाए जाते हैं। तो गुदूद नाकला के हवाले से तारुफ़ की हैसियत से हमने कुछ अहम ज़रूरी बातें की और कुछ ग्लैंड्स इसके जो हैं इसका हमने जायज़ा लिया। तो इख्तिताम पे एक अहम बात इस पे करना चाहते हैं, फिर हम अगली क्लास को शुरू करेंगे। इख्तिताम पे एक अहम बात यह है कि जब हमने गुदूद जाज़बा के जो ग्लैंड्स हमें लगे कि हमें बयान करें, उसको हमने लिखा, बयान किया। उसकी लिस्ट अभी आपके सामने स्क्रीन पे भी आ रही होगी, जो गुदूद जाज़बा थे। और उसके बाद आपने गुदूद नाकला, ये भी आप यहाँ देख रहे हैं, और इसे अलहदा स्क्रीन के ऊपर भी आपको डिस्प्ले किया जा रहा है। इन दोनों में आप देखेंगे कि स्प्लीन नहीं है कहीं, तिहाल, तिल्ली, इसलिए कि जो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की हमने तारीफ़ पढ़ी, सुनी, समझी, और ये वो चीज़ें हैं जो मुसद्दक़ा कुतुब में भी कई जगह मौजूद हैं और इसको दुनिया तस्लीम करती है। उसके तहत अगर हम देखें तो तिहाल ना गुदूद जाज़बा में आ रहा है, ना गुदूद नाकला में फ़िट हो रहा है, ना ये अपनी कोई प्रोडक्ट को, अपनी सेक्रेशंस को, अपने अफराज को ब्लड में भेज रहा है, जैसे कि हमने गुदूद जाज़बा की तारीफ़ में समझा, और ना ही किसी नाली के ज़रिए से अपने किसी टारगेट आर्गन पे कोई अपनी प्रोडक्ट को बना करके भेज रहा है। तो तिहाल क्या है, कैसे काम करता है, तिहाल के चैप्टर में इसको बड़ी तफसील से हम समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।